ठीक। तो क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। कौन कौन सा बच्चा जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है? तुम ना, मतलब मेरे से या अपने आप से, दो अलग? नहीं, मेरे से तो नहीं पढ़े हो ना, तो ध्यान दूंगा इसलिए वो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, मोशन इन प्लेन। अब प्लेन का मतलब यहाँ पे 2D है, ठीक है, 2 डायमेंशन की बात हो रही है। 3D में भी होता है, 2D में भी होता है, 1D में भी होता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ हमें इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन लेना है। वेक्टर क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी या मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला टॉपिक से तो अभी तक तो समझ ही हो गया, 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, आए भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं पढ़ाते वक्त कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो ऐसी कोई भी चीज डेट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको हम कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मानते। इसलिए फिजिक्स में जितनी भी चीजें वो मेजरेबल हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, क्या, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो टाइप के होते हैं, बचपन से पढ़ रहे हो, स्केलर और वेक्टर। कल जो आए थे उनको तो पढ़ा ही चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि मास। तो मास में यहाँ देखो 100 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये 100 ग्राम जो है इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। जैसे कि मेरा वेट अभी आज ही ना पता था 95 किलो है, और तुम्हारा कितना होगा, 43, ठीक है। तो हमने अभी क्या किया, अपना अपने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया, ठीक है। तो हमने कोई डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया। मैंने बताया मैं 95 केजी का, उन्होंने बोला 43 केजी का। इससे क्या अंदाजा पता चल गया आपको, कौन ज्यादा हैवी है वो पता चल गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मास में मैग्नीट्यूड, टाइम में भी देखो सेकंड होता है। इसमें कोई भी चीज हम डायरेक्शन नहीं क्या करते, इन्वॉल्व नहीं करते। जबकि वेक्टर में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी में, यहाँ देखो वेलोसिटी में क्या लिखा मैंने, 5 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन। तो ये चीज जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये चीज क्या शो कर रही है, डायरेक्शन को शो कर रही है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही आसान चीज है, क्या लिखा हुआ है, एरो ओवर द अल्फाबेट। कोई भी अल्फाबेट लीजिए, ये रहा, इसके ऊपर अगर मैंने क्या कर दिया, क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, तो क्या बन जाता है, वेक्टर। अब ये तो नोट्स हैं, इसमें देखो एक बात और लिखी हुई है, एरो भी लगाते हो, कई बार एरो लगाते नहीं, उसको डार्क लिख देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे डार्क कर रखा है, एरो नहीं दी है मैंने। तो बुक्स में प्रिंटेड होगा तो उसमें डार्क कलर का ऐसे, मतलब थोड़ा सा डार्क, समझ रहे हो ना, बोल्ड है, थोड़ा बोल्ड क्या बोलते हैं, इंक का इस्तेमाल किया गया होगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा मिले, पर हम लोग जो 11th क्लास में पढ़ेंगे तो हम तो ऊपर क्या डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। कोई भी लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है यानी वो वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने ये डाला कि स्केलर एडिशन, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ना वेक्टर एडिशन कैसे होता है, दो लॉ बताया था मैंने, ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा कौन सा, पैरेललोग्राम। उससे पहले ये बोला है स्केलर एडिशन भी आपको समझना चाहिए। बोला है कि जब भी आपको दो स्केलर एडिशन करना है, जैसे कि 5 मिनट, या इधर ही लिखा हुआ है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो इसमें कोई स्पेशल रूल्स की जरूरत नहीं है। जैसे आप करते हो ना अलजेब्रिक एडिशन, बचपन से जो एडिशन करते आए हो वैसे ही कर दो आप, 10 + 5 कर दिया, 15 कर दिया। लेकिन वेक्टर में ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, अलजेब्रिकली नहीं किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल चीजें करती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये एक बॉक्स है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस समय तो मैंने क्या कर दिया, इसको 20 न्यूटन लिख दिया। सेम बॉक्स पे अगर देखो डायरेक्शन चेंज होगी तो अब 10 + 10 नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन हो गया, फोर्स की डायरेक्शन बदलते ही सब्ट्रैक्शन हो गया। देखो इस केस में, देखो थर्ड केस में एक फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूं, मान लीजिए एक थ्रेड है उससे खींच रहा हूं मैं, एक थ्रेड ये यूज कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो इस फोर्स के बीच में एक सर्टेन एंगल है, वो कितना है, 60 डिग्री। अब सवाल उठता है इसको कैसे करूं, वो तो सिंपल था कि दोनों एक तरफ लगा दिया तो ऐड कर दिया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। पर यहाँ पे खेल आता है, ठीक है, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसमें बच्चों को दिक्कतें आती हैं।
तो हम तो रिवीजन कर रहे हैं, अब तक तो सब कुछ रिवील हो चुका है, फिर भी जो जो 2-3 लोग हैं जिनका बचा हुआ है वो ध्यान दे सकते हैं। तो लिखा हुआ सेम डायरेक्शन में होता है, कुछ रूल्स हैं, पहले उस रूल्स को समझ लो। न्यूमेरिकल करते वक्त बहुत फायदा करता है। अगर सेम डायरेक्शन फोर्स लगता है तब उस समय थीटा 0 होता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो तो उस समय हम ये वाला थीटा क्या एज्यूम करते हैं, 0, ठीक है। और उनको सिंपल ऐड कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल मतलब एल्जेब्रिकली जैसे ऐड करते हो वैसे कर दीजिए। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब थीटा कितना लेते हैं हम लोग, 180, और उनको हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे भी ऊपर किया था मैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, जब भी कोई थीटा हो रैंडम लिखा ना, कोई भी एंगल हो, ठीक है, रैंडमली, उस समय हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब कल जो बच्चे आए थे तो इसका हमने डेरिवेशन करके देखा, अभी भी है डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन देख लो फील आया ना, कल तो आया नहीं होगा फील, कल तो बस हमने डिराइव कर दिया, कुछ भी कर दिया। आज देखो इसका फायदा दिख रहा है कि अगर दो फोर्सेस के बीच में सर्टेन एंगल बन रहा है, उस समय ये वाला फॉर्मूला क्या करता है, काम आता है। अब ये फॉर्मूले की डेरिवेशन कल भी बताई थी और अभी भी दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल मैं ये समझाने को फील करो हम पढ़ के आ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो उस केस में ए बी टू ए बी कॉस थीटा लग जाता है। तो अगर मैं इसको अगर यूज करूं यहाँ पे, उसी तीसरे केस को अगर मैं ऐड करूं तो कैसे करूंगा, ए वेक्टर क्या है मेरा, लेट कर लिया 10 न्यूटन का, बी वेक्टर कितना है 10 न्यूटन का। तो देखो ए की जगह मैंने 10 डाल दिया, बी की जगह भी 10 डाल दिया, 2 तो फॉर्मूले में ही है, ए की जगह 10 डाल दिया, बी की जगह 10 डाल दिया, और कॉस 60 डिग्री डाल दिया। अब जैसे इसको सॉल्व किया तो देखिए कमाल की चीज आ गई, 10√3 न्यूटन आ गई। तो समझ आया क्यों पढ़ते हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर इस केस के लिए बड़ा काम आता है, कब, जब आपका रैंडम डायरेक्शंस होती है ये, यानी यहाँ पे 10 + 10 क्या नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, 10 - 10 यहाँ 0 नहीं हुआ, क्या इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट निकल के आया वो कितना निकल के आया, 10√3 आया। ये कमाल की चीज है, यही ये चैप्टर बताती है। कुछ कहना है, समझ आ गया। तो कल तो बस ये लो ये फॉर्मूला समझे थे, आज उसका कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्यों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही छोटी मोटी बातें, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। तो इक्वल वेक्टर, एवरीथिंग सेम, हर चीज सेम हो, जैसे मैग्नीट्यूड भी सेम हो, उसका डायरेक्शन भी, जैसे ए और बी दोनों का डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो आप इक्वल वेक्टर कहते हो। नेगेटिव क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड तो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको नेगेटिव वेक्टर कहते हो। पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, तो लिखो पॉजिटिव बोल रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, टेल अवे द पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। हम 2D पढ़ रहे हैं, अब ये भी बताया मैंने, 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, तो कहाँ पे है, अगर ये पूछ रहा है कहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर। किसी भी टेबल पे या किसी भी 2D चीज पे अगर कोई चीज पड़ी हुई है, तो जब भी हम उसको ओरिजिन से उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ओरिजिन से वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कैसे निकालते हैं वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जब भी मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँ इसका मतलब ओरिजिन से हम उसको क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है, टेल्स द चेंज इन द पोजीशन विद द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो चीजें बताता है, एक तो आपकी क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन भी बताता है, और साथ साथ में क्या बताता है, डायरेक्शन। जैसे पहले केस में मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया था, मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ लोकेट हो गया, तो वही दिखाया, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, तो ये इनिशियल हो गया, फाइनल हो गया। तो यहाँ से जब मैंने इसका क्या देखा पोजीशन वेक्टर, तो R1 वेक्टर ले लिया, यहाँ से जब देखा तो क्या हो गया, R2 हो गया। तो ये जो मैंने डैश डैश करके बनाया है, जिसको मैं R वेक्टर कह रहा हूँ या आप कह रहे हो रिजल्टेंट बोलते हो आप लोग, ठीक है, उसी को, ये वाले वेक्टर की बात हो रही है, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्योंकि ये मुझे दो चीजें बता रहा है, एक तो क्या उसकी पोजीशन में कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, साथ में उसकी डायरेक्शन में भी क्या चेंजेस आए वो भी बता दिया। तो इसको निकालने का ये तरीका होता है, कल भी बताया था मैंने। इसको निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो R2 - R1 करना आपको। R2 क्या है, फाइनल वाला, और R1 क्या है, इनिशियल वाला।
तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। ठीक, समझ आ रहा है? अजीब से रिएक्ट कर रहे हो तुम, पहली बार रिकॉर्डेड क्लास हो इसलिए हो रही हो। अच्छा 11th का पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्या? ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आता है नल वेक्टर, तो एक्टिंग नहीं करना, वो तो ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये नहीं रिकॉर्ड हो रहा तो कोई पूछ ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, वो तो आपके रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाए। कल को फिर देखना तो आप देख सकते हो। आपके जो दोस्त लोग, कौन 2 लोग अभी भी गायब है? कौन? हाँ, 2 लोग अभी भी गायब। तो भाई वो देखते रहे आप, क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला, दोबारा ये थोड़ा ना कराते रहूंगा। गिन के शायद कितने दिन बचे हुए हैं, 30-40 दिन बचे होंगे, और क्या बचे होंगे। तुम लोग कब से होता फाइनल? फैब से ना, वही तो फरवरी से ही होगा। वो देखो तुम। ठीक है, हो गया ब्रेक खत्म। अब आता है नल वेक्टर। क्या तुम कुछ पूछ रहे हो? क्या पूछना है तो जाओ पूछ लो, चले जाओ, भैया है तो वहाँ। या मेरी जरूरत है? ठीक है, बोलो। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ठीक है, और उसकी कोई क्या हो, ठीक है, रैंडम एरिबिट्ररी डायरेक्शन का मतलब रैंडम डायरेक्शन, तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जैसे गैस मॉलिक्यूल ले लीजिए, गैस की मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर उधर इधर उधर क्या करते हैं, एरिबिट्ररी क्या करते हैं, डायरेक्शन करते हैं। ठीक है, पर मैग्नीट्यूड अब कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो ऐसी कोई भी चीज, सुनना ध्यान से, जिसका मैग्नीट्यूड तो 0 हो और डायरेक्शन क्या हो, रैंडम हो, कहीं भी इधर उधर जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों को दिमाग में था मैग्नीट्यूड 0 का मतलब वो सोचते हैं डायरेक्शन भी 0 होगी, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, पर उसकी जो डायरेक्शन वो रैंडम हो सकती है। फ्री वेक्टर, वेक्टर कैन बी शिफ्टेड विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ऐसा कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए यही वेक्टर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब इस पे तो सेलेक्ट नहीं होगा, इसको इमेजिन करो मैंने बस क्या कर दिया, खिसका दिया उठा के, तो ऐसे लिखा कि मैं शिफ्टेड विदाउट चेंज द डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में चेंज नहीं कर रहा हूँ। मान लो ये एरो है, इसी को पकड़ के मैंने इधर कर दिया, मैंने इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, बस उसको शिफ्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा भी है फ्री वेक्टर। जैसे ये देखो, इसको शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्ट करके मैंने डायरेक्शन में चेंज नहीं किया, दोनों को जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्शन अभी भी ये वही है, अभी भी वही है, अभी भी वही है, अभी भी वही है। तो इसको शिफ्ट करना कहते हैं, क्या कहते हैं, शिफ्ट करना। फिर आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये बता रखा है, जब भी 2 वेक्टर को आप शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखिए आप। सबसे पहले प्रिफर करिए, प्रिफर्ड है, रूल नहीं है, प्रेफरेंस है। आप क्या ज्वाइन द टेल टू टेल, या तो हेड टू हेड जोड़ लो, टेल से टेल जोड़ लीजिए, या तो हेड से हेड जोड़ लीजिए। नेवर ज्वाइन टू हेड टू टेल। ठीक है, कभी भी हेड को टेल से नहीं जोड़ना है। दूसरा, ऑलवेज टेक ए शॉर्टर एंगल, हमेशा तुम्हें जो एंगल लेने हैं वो क्या लेने हैं, शॉर्टर लेने हैं। ठीक है, छोटे एंगल लेने हैं। अभी हो सकता है समझ ना आए, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन नेवर बी, ठीक है, ग्रेटर देन 180। कभी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देखो, इनके बीच में कितना है, 180, 120 डिग्री। लेकिन हम इसको नहीं यूज करेंगे, इसको सही नहीं मानते, तो हम क्या करेंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे। देखो, इसको इस तरफ इसको बना लिए, और इस तरफ क्या हो गया, मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ ना, मैंने क्या सिखाया आपको, इस ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दो, तुम यहाँ ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे 120, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 60। तो ये सही चीज है, वही बताया गया, ये थीटा 60 डिग्री है, ना कि 120 डिग्री। अगर तुमसे कोई पूछे ये वाला सही है कि ये वाला सही है, तो ये वाला हमेशा, जो छोटा एंगल होता है वही प्रिफर्ड किया जाता है। रूल है ये। ठीक है, रूल मतलब प्रेफरेंस ऐसे ली जाती है। कुछ कहना है? ये सब न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएंगे, याद रखना। अब आते हैं लॉ। तो बहुत सारे लॉ हैं, ट्राइंगल, बहुत सारे मतलब 3। एक ट्राइंगल लॉ जो कि बताता है कि आपको टेल और हेड को जोड़ना चाहिए।
पैलोग्राम लॉ क्या कहता है, टेल टू टेल जोड़िए, ठीक है। और पॉलीगन लॉ क्या कहता है, टेल टू हेड जोड़िए, ठीक है। तो हमने ये दो लॉ किए थे भाई। तो इसको क्या कहते हैं, टेल कहते हैं पीछे वाले को, और एरो जहाँ इसको हेड कहते हैं। और जो ये लाइन मैंने बनाई है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। हाँ हाँ, टेल टू हेड, ठीक है। ये जो एरो दिख रहा है इसको टेल कहते हैं, आगे का जो ये हेड है, और बीच में जो लाइन है उसको मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, ठीक है, साइज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें की गई है, नोट, इफ वी वांट टू ऐड टू वेक्टर्स यूज ट्रायंगल लॉ और द पैरेलल लॉ, बट, ठीक है, ध्यान देना, आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो आप या तो ट्रायंगल लॉ यूज कर लीजिए या तो पैरेलल, लेकिन बट फॉर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो हमेशा पॉलीगन लॉ यूज करना है। दो वेक्टर से ज्यादा हो तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। दो वेक्टर जोड़ना है तो इनमें से जो पसंदीदा है आप यूज कर लीजिए। अगर आपको उससे ज्यादा दे रहा है तो आपको हमेशा पॉलीगन लॉ ही यूज करना है, याद रखिए। तो ये रहा बना के मैंने दिखाया, ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैंने यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल लॉ लगा दिया। तो ये देखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैंने हेड टेल जोड़ दिया, ये रिजल्टेंट निकल के आ गया। इसमें ये देखो, ए वेक्टर यहाँ पे रखा है, बी को शिफ्ट करके इधर कर दिया मैंने, ये देखो ये रहा। अब बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। इससे भी सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पॉलिनोमियल जब भी लगाओगे तो देखो, ये रहा ए वेक्टर, ये लगा दिया मैंने बी वेक्टर, और एक सी वेक्टर। तो हमेशा क्या हेड टेल बोला था मैंने। तो पहले देखो, ए बी को जोड़ा तो इसका रिजल्टेंट पहले ड्रॉ करो, फिर उस पर क्या रखना है आपको, सी वेक्टर रखना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ए लिया बी लिया ऐसे सी लगा दिया, ऐसे नहीं होता। पहले आप क्या लगाइए, ए वेक्टर लगाइए, बी वेक्टर लगाइए, उसका रिजल्टेंट ड्रॉ करिए। जैसे रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया, ये इसका सम आ गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या रखिए, अपना सी वेक्टर रखिए, फिर उसका रिजल्टेंट आएगा। कुछ कहना है, समझ आ रहा है? रिएक्शन दो। ये वाला, ये कौन सा क्या दूसरा वाला, ए ये रहा, बी ये रहा। अगर मुझे सी लगाना है तो डायरेक्ट ऐसे सी नहीं लगा सकता, पहले इनको जोड़ोगे, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये रिजल्टेंट आ गया, फिर सी वेक्टर लगाइए, फिर इसको जोड़िए, तो ये जो निकल के आया वो है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये हाँ, तुम्हें दिया रहेगा ना किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ कैसे जोड़ दूंगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तीन वेक्टर आपको दिए रहेंगे, ऐसे ए वेक्टर दे रखा है, कहीं पे ये बी वेक्टर दे रखा है, ये सी वेक्टर, ये तीन वेक्टर दिए हैं। तो नीचे कैसे जोड़ दोगे, रूल टूट जाएगा। अब ये बोले मैं यहाँ लगा के सी वेक्टर यहाँ लगा दूं, नहीं लगा सकता, नहीं, उल्टा नहीं होता है। उल्टा करे तो सारे उल्टे करोगे, याद रखना। फिर ये तो कल डिस्कस किया था भाई, है ना, कल पढ़ा था हमने। तो ये दूसरा तरीका है, मतलब नहीं कल कह रहे थे, उनको याद था, कल मैंने तुम्हारी बुक से देख के बता दिया था। एक बार ये वाला भी देख लो, ठीक है, हो सकता है ये पसंद आ जाए। स्कूल में कराया या नहीं प्रूविंग? तो जिसको कराइए देख लीजिए, नहीं कराया तो अपना देख लेना, फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो ये रहा मेरा ए वेक्टर और ये रहा मेरा बी वेक्टर, ठीक है। और ये मैंने इसको क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइन करके ये मेरा आ गया क्या है, इसका रिजल्टेंट। कल की क्लास में मैंने बताया था कि वेक्टर को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड जो अभी तक हम कर रहे थे वो ग्राफिकल है, और एक होता है कौन सा, एल्जेब्रिकल मेथड। तो जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं एल्जेब्रिकल मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया, रेड वाले पार्ट को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद जानबूझ के हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, इसको आगे की तरफ बढ़ाया, इसलिए देखो डैश डैश करके लाइन में, और यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया। कुछ कहना है? यहाँ पे मैंने एंगल बीटा लिया, कल अल्फा लिया था, आज बीटा ले लिया, इधर पे क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक। मुझे ये प्रूफ करना है भाई, तो सबसे पहले वही लिख दिया मैंने कंस्ट्रक्शन में कि क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किस पे, ठीक है, पी एन पे। इसको ओपी को एक्सटेंड करके कहां तक, एन तक लेके आए, तो खुद ही देख लो अब उस पर क्या बोलूंगा। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल उठाओ, क्यू
एन पी, ये उठा लो, उसमें ठोक दो क्या, ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो Q1 अपॉन क्या हो गया, PQ हो गया। अब Q1 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है, उसको उठा के यहाँ फेंक दिया, तो Q1 का फॉर्मूला बन गया PQ साइन थीटा, ठीक है। और PQ को क्या लिखा जा सकता है, बी वेक्टर है ना ये रहा, तो मैंने इस PQ को जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया। सिमिलरली मैंने क्या कॉस थीटा लगा दिया वहां पर, Pn अपन PQ आएगा, इसको उठा के इधर फेंक दिया, तो Pn की वैल्यू जो बन गई वो क्या बन गई, PQ cos थीटा बन गई। अब PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, B लिख सकता हूँ, ठीक। अब क्या करना है, इन ट्राइंगल ONQ, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ONQ, ये उठाया। अब इसमें फिर पाइथागोरस लगा, अब तो इजी है, समझ गए होगे, ये पाइथागोरस लगा दिए। ON को मैं क्या लिख सकता हूँ, OP प्लस PN, OP प्लस PN लिख सकता हूँ, वही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो पहले तो OP को मैंने A लिख लिया क्योंकि ये वेक्टर है, PN की वैल्यू तुमने बनाई थी यहाँ पे, B cos थीटा, वो पुट कर दिया। Q1 की वैल्यू बनाई थी B sin थीटा। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहाँ पे B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या किया मैंने, ध्यान देना, इसमें से और इसमें से कहा गया, B स्क्वायर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, 1। अब बन गया प्यारा सा ये फॉर्मूला, स्क्वायर हटाया रूट लग गया, तो मेरे हिसाब से कल वाले से तो ज्यादा इजी है, या जो आपके दिमाग में बैठ गया वही बैठा लीजिए, क्या कुछ कहना लग रहा। अब खुश नहीं हुई है, वो तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फिर से वही वाला ट्राइंगल उठाइए, बड़ा वाला, फिर tan बीटा लगा दिया, बड़ा वाला, ठीक है, थीटा नहीं लिया, बीटा लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। Q1 को तुम लोग क्या लिख सकते हो, B sin थीटा, ON को OP प्लस PN लिख सकते हो, OP को A लिख सकते हो, और PN को B cos थीटा, तो ये बन गया डायरेक्शन। हाँ बस इस tan को इधर फेंकोगे, tan इनवर्स बन जाएगा, फिर tan इनवर्स की वैल्यू पुट करके आप ढूंढ सकते हो। तो ये था ट्राइंगल लॉ की डेरिवेशन, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर स्कूल में कराया गया तो आने के पूरे चांस है। अब तुम सोने लग गए। अब सेम चीज, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन, ठीक है, जैसे उसको डिराइव किया था, डिक्टो वही डेरिवेशन करनी है, बस थोड़ा सा डायग्राम में चेंज। ये मेरा ए वेक्टर है यहाँ पे, और ये क्या है, बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कैसे ऐड करते हैं, दोनों के टेल टेल जोड़ दिए, फिर मैंने इधर से ऐसे ड्रॉ कर लिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये डायगोनल बना दिया, ये रिजल्टेंट आ गया। अब कुछ नहीं करना, भूल जाओ इसको, ठीक है, इसको और जैसे वहां किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बिल्कुल सेम डेरिवेशन करनी है, एक भी अक्षर देखो इधर उधर नहीं, सेम सब कुछ वही है, सेम फॉर्मूला लगाया, वही सब किया, डेरिवेशन डिक्टो सेम, कोई अलग नहीं, ठीक है। अब आता है, इतना तो कल पढ़ाया था मैंने, कल का लेक्चर है। तो 1 मिनट दे रहा हूँ, सोचो उसके बाद, ठीक है। अभी अभी जो देखा था वो क्या था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी था उसमें, याद रखना। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया, अभी थोड़ी देर बाद डिराइव कर लेना, देखो। तो तुम दोनों को भी देखना, देख लो 12th वेक्टर प्रोडक्ट, ये वाला मैथ्स के लिए यूज होगा ना, 12th में वेक्टर है मैथ्स में, याद रखना, सुन लिया, वो भी लास्ट 13 चैप्टर के आसपास, 13 ही है। तो मल्टीप्लिकेशन, हाँ नहीं सेम ही है सब कुछ। तो मल्टीप्लिकेशन भी वैसे नहीं कर सकते हो जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। क्या कान में क्या गाने सुन रहे हो क्या, निकालो भी, बीमारी है तुम लोग, पता नहीं हमेशा कान में लगा के रखते हो, इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर के सिंपल वैसे नहीं है जैसे 2 5 j 10 कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी दो टाइप होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर वाले तो ऐसे काम कर जाते हैं जैसे आप बता रहे हो, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट को
हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे बचपन में हम लोग 7th 8th क्लास जो भी था तो हम सिखाते थे अरे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और क्रॉस का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बचपन में ये सीखा हमने, पर असल में बहुत फर्क है, ठीक है। जैसे बचपन में 8th क्लास में तुमने गेन पढ़ा होगा और प्रॉफिट पढ़ा होगा, गेन परसेंट निकालो प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो दोनों में फर्क होता है, गेन और प्रॉफिट में फर्क है। ठीक उसी तरीके से ये डॉट और क्रॉस में फर्क है। तो दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, ध्यान सुनना, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो, दो वेक्टर बोला मैंने, और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, स्केलर निकल के आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। तो ए डॉट बी कराओ चाहे बी डॉट ए कराओ, एक ही रिजल्ट मिलता है आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई एग्जांपल से बात करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ये खतरनाक नोट्स हैं, ये सब है, हर एक चीज बच्चों की तरह हर चीज बताएगी इसमें। तो जैसे ये रहा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बचपन से पढ़ रहे हो। दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, वर्क। और वर्क अगर याद हो 9th क्लास में पढ़ा होगा, और अभी अभी भी तो पढ़ा है 11th में भी, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, यानी इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, मेरा कहने का मतलब। तो इसीलिए क्योंकि अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, पर रिजल्ट क्या आ रहा है, स्केलर। तो मैं कैसे इसको दिखाऊंगा, देखो एफ एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर, इधर पर डॉट लगाया और वर्क लगा दिया। तो ये लिखने का तरीका है, इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर आ रहा है क्या, क्या स्केलर, तो आप इस तरीके से लिखते हो। नहीं, क्यों लगाएंगे यार, जब ये वेक्टर ही नहीं, स्केलर है, बोला ना स्केलर है। स्केलर के ऊपर मैंने अगर एरो लगा दिया तो वेक्टर हो जाएगा। अब दो वेक्टर है, ध्यान सुनना, अब यहाँ पे गेम दो मैंने क्या किए हैं, वेक्टर्स लिए हैं, उधर भी दो वेक्टर्स लिए थे, याद रखना, पर आंसर वेक्टर ही आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। इसमें गड़बड़ है क्या, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी सेम नहीं होता है, इधर पे एक माइनस लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये तुम्हारे में नीट वीट में पूछ सकता है, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के आगे माइनस लगाओ तो ही इक्वल हो सकता है, अगर ये नहीं होगा तो इक्वल नहीं हो सकता। इसका भी एग्जाम्पल है, ये मेरा क्या है, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब तक तो टॉर्क पता चल ही गया होगा, टॉर्क है ना, याद तो होगा, ऐसे क्लास पेचकस कुछ होता था, क्या बोलते इसको, पाना जो बोलते। तो इस पे मैं फोर्स लगाऊंगा, तो वही लिखा हुआ है, डिस्टेंस हमेशा क्या परपेंडिकुलर लिया जाता है इसमें, ठीक है। और फोर्स कहाँ से लगाया मैंने, यहाँ से लगाया, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क जो निकल के आया इसमें क्या आता है, टॉर्क आता है, मुड़ता है वो, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो बीच में क्या लगाओगे आप, क्रॉस लगाओ, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी मैं क्रॉस लगाऊं तो ये भी वेक्टर होगा, जब भी दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाऊं वो स्केलर देगा, याद रखना। ये मल्टीप्लिकेशन करने का एक तरीका है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, अभी तो किया ही नहीं मल्टीप्लाई। कुछ कहना है शायद, बोलो। अब मैंने क्या बोला, ये तो तरीका है लिखने का, अभी थोड़ा ना सीख लिया कि हमने मल्टीप्लाई करना आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट का निकालने का यहाँ पे एक पूरा तरीका बताया गया। जब भी स्केलर प्रोडक्ट निकालना तो ये फॉर्मूला लगता है, ए बी कॉस थीटा लगता है। कहाँ से आया कैसे आया वो उसको अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये मेरा एक वी वेक्टर है, यहाँ पे फील करो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर कहाँ पे जा रहा है, ये मेरा वाई एक्सेस है और ये मेरा क्या है, एक्स एक्सेस। तो ध्यान से देना, दो एरो बनाए हैं मैंने यहाँ पे, एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को और एक डायरेक्शन को, मतलब वो एक्स एक्सेस के डायरेक्शन, और इनके बीच में यहाँ पे क्या है, थीटा है। ये अभी कुछ नहीं है, याद रखना, मैंने तो सिर्फ ये रेड वाले दो चीजें बनाई हैं, इनके बीच में क्या है, थीटा है।
अब ये भैया आपसे 12th के बोलते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके दिखाइए, इनका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले इसने बोला कि पहले बी को रिजॉल्व करना सीखिए। अब रिजॉल्व करना किसे कहते हैं, ठीक है, बी को रिजॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसको देखिए, ठीक है, या मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं। बी को पहले रिजॉल्व करो, फिर उसको देखो। अब तक तो रिजॉल्व करना सबको पता चल गया होगा, ठीक है, आता ना रिजॉल्व करने? हाँ नहीं, देखो, हाँ नहीं अभी वैसे नहीं, वो तो रूट वाला तो एडिशन का फॉर्मूला था ना। बोलो। अच्छा वो भी है क्या, मेरे को लगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले इस नीले वाले इसको देखो, ट्रायंगल को, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये मेरा बी वेक्टर है यहाँ पे। अगर इसमें मैं पाइथागोरस लगाऊं, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है, ये है, ठीक है, ये जो भी अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, बी है, ये तो बी वेक्टर है, इसका तो चलो कोई नाम नहीं है, मैंने पी ऐसे लिख लिया। हाइपोटेन्यूज क्या ले लिया मैंने, बी वेक्टर ले लिया। कुछ कहना है यहाँ तक? इसको उठा के यहाँ फेंक दो, तो बी साइन थीटा, इसका ये क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर। सही है, यानी ये चीज कितनी है आपकी, बी साइन थीटा। अब ये चीज बी साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है, वही चीज तो है यहाँ पे, ये बी साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा अगर मैं लगाऊं तो क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका, बेस, बेस ए वेक्टर है, ए है क्या है, कुछ है, ए ही। और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, बी वेक्टर। इसको इधर फेंक दीजिए, तो बी कॉस थीटा हो गया, यानी मेरा ये बेस क्या रिजॉल्व होके क्या निकल के आ गया, बी कॉस थीटा। इसी को रिजॉल्व करना कहते हैं। अब बार बार तो ये बच्चे करेंगे नहीं, खासकर बायो बायो के बच्चों को और दिक्कत होती है, तो हम यहाँ कुछ बातें ऐसे रटवा देते हैं। क्या, इनके दिमाग में हमने एक रटवा दिया है, जिस तरफ थीटा होगा उसी तरफ बी कॉस थीटा लिख देना, और जिस तरफ नहीं होता है तो उधर बी साइन थीटा लिख देना। ये जुगाड़ है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ये बदल भी जाते हैं, याद रखना। तो जिस तरफ थीटा होता है उसको क्या कर देते हैं ये लोग, बी कॉस थीटा, उसको बी साइन थीटा लिख देते हैं। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया एक तरीके से। अब वही लिखा हुआ है, ए बी कॉस थीटा इज द पैरेलल टू द ईच अदर, ठीक है, ये जो आपका ए बी कॉस थीटा है, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, कहाँ गया, हाँ बोलो। ये देखो, स्केलर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये क्या कह रहा है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल कंपोनेंट्स। तो कौन से दो पैरेलल कंपोनेंट्स दिख रहे हैं आपको, बोल ही नहीं रहे, ये चीज और ये चीज, ये इसके पैरेलल है, और ये चीज किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल। तो ये बोल रहा है कि ए बी कॉस थीटा इज द पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड डॉट। अब किसके, ए बी कॉस थीटा कहाँ है, ए बी कॉस थीटा कोई बताएगा? हाँ हाँ, ये वाला बिल्कुल सही, इन्होंने सही पकड़ा। ये मेरा ए वेक्टर है, और ये जो बी रिजॉल्व होके यहाँ पे ये देखो ये बन गया, बी कॉस थीटा हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ये रहा, और नीचे क्या है, बी कॉस थीटा वेक्टर हो गया। ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और ए बी साइन थीटा जो है, असली चीज ये है, हम तो रटवा देते हैं ना आप लोगों को कि ये चीज इधर थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा।
इसी तरह ए बी साइन थीटा कब होता है, जब एक दूसरे के क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये देखो ए बी साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर ईच अदर, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। ये जो चीज है और ये चीज है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और ये बी साइन वेक्टर जो आपने रिजॉल्व किया एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब भी परपेंडिकुलर होता है वो क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यही सबसे मेन फर्क है। जब भी दोनों चीज पैरेलल होगी आफ्टर रिजॉल्व करने के लिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जब एक दूसरे के वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर होती है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि एक इसका रिजल्टेंट निकल सकता है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में ए बी cos थीटा क्यों लियो, पैरेलल में ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ देखो मैंने क्या कहा, क्रॉस प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका भी क्या हो, एक डायरेक्शन होती है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो एक इसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया जा सकता है। पर एक पैरेलल बनी हुई है तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ तुमको मैग्नीट्यूड मिलेगा और डायरेक्शन तो पहले से फिक्स है ये चीज। तो ये डेप्थ नॉलेज है, इन डेप्थ, समझे ना, हर चीज अच्छे से इसमें बताई गई। हालांकि अब इतना कोई नहीं बताता, बस ये चिपका देते हैं, ये बी कॉस थीटा होता है, ये बी साइन, जहां थीटा लगे वहीं पे क्या कर देना, कॉस लगा देना। तो लेकिन ये पूरा मैंने अच्छे से बताया आपको समझाने के, इतना तो आपको उसमें भी नहीं बताया गया। ठीक है, इनके 12th के वेक्टर में भी नहीं बताया गया। अब वही लिखा है मैंने, वेक्टर प्रोडक्ट अभी अभी बताया, ए बी साइन थीटा, जब भी क्रॉस लगे तो ये लगाना है। वेक्टर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, जब भी दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पर मैं नहीं चाहता तुम लोग रटो कि जहां थीटा वहीं कॉस लगाना। जब भी दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो आप ये लगाइएगा, जब एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, वो लगाइए। ये अच्छी नॉलेज है। ठीक है, वो तो जुगाड़। अब आते हैं स्केलर। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, देख लो तुम लोगों में है भाई, भूल गए होगे, याद है सब, आई कैप जे कैप, ये तो याद है, ये तो ठीक है। पहले वाला। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो दिख रहा है एक नई चीज आपके सामने आ रही है, ज्यादा होने लगे बोल देना, अब एक ही दिन में नहीं खत्म करना, मैं वन शॉट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो फालतू चीज लगती है मेरे को, एक ही दिन बच्चे बेहोश हो गए। बताऊं या नहीं? अभी इससे पहले जितना मैंने पढ़ाया है उसके न्यूमेरिकल करने जरूरी है। मैंने बोला ना इस पीडीएफ में एक कमी है कि हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं है आपके, उसको ऐड कर दूंगा कल तक। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, जो पढ़ रहे हो उस पर एक क्वेश्चन भी करते चलोगे तो और अच्छा लगता रहेगा। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको कैप पढ़ा जाता है, ये कैप है। ठीक है, ये कैप जैसा दिख रहा है यूं, होता क्या है, 3D में, 3 डायमेंशन में, ये मेरा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, 3 होते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक यूनिट का मैग्नीट्यूड के 3 ऐसे एरो ले लेता हूँ, एक एक यूनिट के, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। जब भी मैं कैप वर्ड यूज करूं उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, क्या होता है, 1। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सेस की तरफ जा रहा है तो उसको हम आई कैप कहते हैं, वाई एक्सेस की तरफ जा रहा है तो हम क्या, के कैप, जे कैप कहते हैं, और जेड की तरफ क्या है, के कैप। ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं, अभी आई जे के होता क्या वो समझो, है ये वेक्टर ही, ऐसे ही होता है ये भी, लेकिन क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम उसको कैसे कैप की तरह दिखाना शुरू कर देते, बस ये कह रहा हूँ। वही लिखा, इफ आई कैप, देखो ये लिखा हुआ, आई हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये देखो, ये इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, तो लिखा है इफ आई एंड आई हैव अ सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इनको जब आप, मेरे को वो मतलब नहीं है, आई जे के क्या है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आई जे एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 यूनिट होता है। हम अपने ऊपर की नॉलेज यहाँ फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आई और ये जो भी आप वेक्टर आई ही ले लो, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो मैंने बताया था कि जब भी सेम डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। मैं ये सिखाने की कोशिश करूंगा। तो आई आई यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। मैंने बताया था ना, ऊपर रूल सिखाया था मैंने कि जब भी पैरेलल होते हैं तो थीटा क्या लेना, आपको 0 लेना। एंटी पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, आपको क्या लेना था, 180 लेना था। तो मैं ऊपर की नॉलेज सिखाने को, डॉट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दोनों पैरेलल कंपोनेंट है, ये लगाया, अब यहाँ 0 डाल दिया।
तो यहाँ पे जीरो, जैसे कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो जब भी आई कैप अपने आप आई कैप से इनटू होता है तो हम फिर रटा देते हैं बच्चों को कि क्या सिखा देते हैं इन लोगों को, आई कैप इनटू, ठीक है, आई कैप हमेशा 1 के बराबर होता है। क्यों होता है कोई नहीं बताता है, या बहुत कम लोग बताते हैं, और आप बच्चे जानना भी नहीं चाहते हो। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है। इसीलिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे आई के इसकी यूनिट वेक्टर मैंने पहले ही बताया, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, 1 होगा। अब 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए जब सेम आई को आई के साथ, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो आंसर 1 आता है। क्रॉस में कुछ और आता है, याद रखिए। हाँ 1 ही आएगा जब सेम को मल्टीप्लाई करो, बस अर्थ है डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। वही चीज यहाँ पे देखो चेंज हो गया, बट अगर मान लो इसके बीच में क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, यानी एक दूसरे के ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जैसे आई और जे, ठीक है, एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर, पैरेलल बोल दिया मैंने, आई और जे परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तब cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी डिफरेंट वाले अभी फिर रटने, मतलब रटा दिया जाता है, आई डॉट जे 0 हो जाता है। इसी तरह आई डॉट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम ये बच्चों को ये रटा देते हैं, आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के 0 होता है। क्यों 0 होता है वो स्किप कर देते हैं, बताते नहीं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से डेरिवेशन समझ गए होगे आप, कॉन्सेप्ट। अब रिजॉल्व करना तो अभी अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, तो बताऊं या रोकूं अभी, क्योंकि कुछ लोग बेहोश हो रहे हैं, वो नहीं ध्यान दे रहा, वो नहीं ध्यान दे रहा, वो भी अब हिलने डुलने लग गए। चलो ठीक है, इसको कल ही करेंगे, रिजॉल्व करना, वेक्टर रिजॉल्व कैसे करते, वो तो मैंने कल क्या अभी बता ही दिया। अब बस इसको करके एक देखेंगे क्वेश्चन, याद चलो कर ही लेते मैं तो बोल, ताकि दिमाग में बैठ ही जाए, ठीक है। मान लेते एक क्वेश्चन है ये, एक बॉल इन्होंने फेंकी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहीं, तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और किस हिसाब से फेंका उन्होंने, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको थ्रो किया। इसकी वेलोसिटी है इतनी, ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करना है तो बहुत आसान है। और कितने डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री। अब वही मैंने बताया था, जहां थीटा है उधर पे क्या लिख देना है इसको, ठीक है। क्या बताया था मैंने, ए कॉस्ट या बी कॉस्ट थीटा बताया था, जो भी है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 10, देखो 10 कॉस 30 लिख दिया, और इसको रिजॉल्व किया तो क्या है भाई, 10 साइन 30 है, वही लिखा हुआ है। तो वो देखो इस चीज लिखी हुई, अपन वाई एक्सेस 10 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, 5 मीटर पर सेकंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको फील करो हो क्या रहा है। इस बॉल को मैंने फेंका 30 डिग्री पे, तो उसका इम्पैक्ट एक्स एक्स एक्सिस पे भी क्या इसकी स्पीड 30 ही होगी। जब तुम सिर्फ एक्स एक्सिस से स्टडी कर रहे हो, फील करो इस बात को, क्या उसकी स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, नहीं, उसकी स्पीड क्या होगी, वाई एक्सिस पे, सॉरी, ठीक है, ऊपर की तरफ से अगर ये देखें, ये बॉल जब भी ऊपर की तरफ जा रही है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों को क्या कर रही है, इंटरप्ट कर रही है। सही है, मानते हो, नहीं ऐसे तो ना होता, ऐसे हाँ होता क्या, ठीक है। ये इधर जा रहा है, तो जैसे से ऊपर जाएगा वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस दोनों के क्या होगा, अगेंस्ट जाएगा या उसके साथ ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब ये इंटरेस्टेड है, मुझे जानना हाइट के हिसाब से उसकी स्पीड क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, नहीं, हाइट के हिसाब से उसकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब वो इंटरेस्टेड है कि मुझे हॉरिजेंटली देखना है उसको, तो मैं बोलूंगा ये लगा दो भाई, तो हॉरिजेंटली 8.5 है, यानी कोई चीज फील करो ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड में, पर उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ और होगी और हॉरिजेंटल वेलोसिटी कुछ और, ये हमें सीखना चाहिए, कहने का मेरा। तो यही बता रखा है, ऑलवेज टेक कॉस थीटा विद एंगल मेकिंग एक्सिस, अनदर वन इज साइन थीटा, भाई रटाने की बात है, ठीक है यही। अब देखो जानबूझ के मैंने खेल चेंज कर दिया, थीटा यहाँ दे दिया, तो कोई बच्चा अब रट के यहाँ लिख देगा तो फंस जाएगा, थीटा इस तरफ है तो इधर को कॉस थीटा लिखोगे और साइन थीटा यहाँ लिखोगे, ये कहा गया ऊपर। तो मैं तो भाई इससे इंप्रेस हूँ कि काम की चीज है, जा रहा है ऐसे कोई रॉकेट ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से दोनों के क्या बोलते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है, हमेशा सेम नहीं रहती है, ठीक है।
तो मेरे लिए भाई इंटरेस्टिंग चीज है, अब तुम लोगों के लिए जो भी हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने। ए वेक्टर को इस तरीके से, इसको कंपोनेंट फॉर्म में क्या करते हैं, लिखने का तरीका है। ये बी है तो हमें ए डॉट बी निकालना है, तो ठीक है इसको कल देखेंगे। अभी हम रिजॉल्व करने के क्वेश्चंस कल लगाएंगे, ठीक है। मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले इस पे बेस रिजॉल्व करने के क्वेश्चंस करके देखेंगे, और ठीक है इतना काफी रहेगा।